नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस साल मध्य प्रदेश हाई स्कूल का रिजल्ट पिछले 6 सालों के मुकाबले सबसे खराब रहा है। परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में से 42% विद्यार्थी फेल हो गए। स्वाभाविक है, रिजल्ट जब इतना खराब आता है तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लाजमी है। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद इस तरह के रिजल्ट का आना स्कूल शिक्षा विभाग के साथ सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। इसी को लेकर विपक्ष के भी अपने सवाल हैं, तो शिक्षा व्यवस्था पर राजनीति भी हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल का रिजल्ट पिछले 6 सालों में सबसे खराब रहा। इस बार 82% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। ज्यादातर छात्रों का रिजल्ट गणित और इंग्लिश में बिगड़ा है। इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि छात्रों ने बेस्ट ऑफ लाइफ की वजह से इन विषयों से दूरी बनाए रखी। इसमें रिजल्ट पर असर पड़ा। 10वीं में 36% छात्र यानी करीब 2.96 लाख विद्यार्थी तो केवल गणित में ही फेल हुए हैं। ये पिछले साल से भी 10% अधिक है। मध्य प्रदेश हाई स्कूल ने इस खराब रिजल्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जो परिणाम आए हैं वो चिंताजनक है। इससे मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता पता चलती है। सरकार अपना चेहरा चमकाने की अपेक्षा बच्चों के भविष्य चमकाने पर ध्यान दे। आप सोचिए, 42% बच्चे फेल हो गए। बड़वानी जिले का एक स्कूल है जिसमें 85 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, पूरे फेल हो गए। इस सरकार में कोई एकेडमिक एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कोई शैक्षणिक वातावरण है ही नहीं, कोई एजुकेशन का कोई एक्सीलेंस है ही नहीं। इतने पैसे सरकार खर्च कर रही है, इतने टीचर लगे हुए हैं और 42% बच्चे फेल हो गए। बताइए आप, किसका फेलियर है? अब ये दल बदल का महापर्व चला रहे हैं, लेकिन इतने गंभीर सवालों पर इस चुनाव में चर्चा नहीं हो रही है। न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, न रोजगार पर, न महंगाई पर, न खेत पर, न खलिहान पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दल बदल का महापर्व चल रहा है और पूरी चर्चा दल बदल पे और दल बदलुओं पे केंद्रित है। पिछले साल की बात की जाए तो इसी तरह इंग्लिश में भी 3.12 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए थे। इसमें भी 38% विद्यार्थी पास नहीं हो पाए थे। खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में हिंदी और संस्कृत को छोड़कर सभी विषयों जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी शामिल है, सभी के रिजल्ट में गिरावट आई है। स्कूल के खराब रिजल्ट और विपक्ष के लगाए आरोपों पर सत्ता पक्ष ने अपने तर्क रखे हैं। ये रिजल्ट जो आया है, मुझे लगता है शिक्षा विभाग को और स्कूलों को इसको समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जो प्रतिबद्ध है शिक्षा के उन्नयन के लिए। आप देखेंगे जो बजट हुआ करता था, मात्र 1.5-2 हजार करोड़ का बजट होता था, आज हम 40,000 करोड़ रुपए की राशि लगभग स्कूल शिक्षा में व्यय करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही आप कहें कि अगर हम कमलनाथ जी अगर जो प्रश्न उठा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि उनकी 1.5 साल लगभग मध्य प्रदेश में सरकार चली, एक बच्चे को, विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं दी, एक बच्चे को साइकिल नहीं दी, एक बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया, एक बच्चे को स्कूटी नहीं दी। ये सारे कार्य हम, स्कूटी देने का काम, लैपटॉप देने का काम, स्कॉलरशिप देने का काम, MBBS इंजीनियरिंग करने के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं हम। ऐसे लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप और ये सब दिया हुआ है। कमलनाथ जी की सरकार ने तो दिया भी नहीं था। हम सदैव संकल्पित हैं और हमने शिक्षा के बजट को भी, मैं कह रहा हूं, 2,000 करोड़ रुपए से उसको 40,000 करोड़ तक करने का काम भी भाजपा की सरकार ने ही किया है और आगे भी हम करेंगे। और ये विषय जो समीक्षा का है, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। वैसे एक और देखा जाए तो मिडिल हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों में करीब 40,000 शिक्षकों की कमी है। इसकी वजह अतिथि शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। गणित में 10,000 तो अंग्रेजी में 7,000 शिक्षकों की कमी है। संघ की माने तो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती 2023 से नहीं हुई है।
अब देखना ये होगा कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार क्या बेहतर कदम उठाती है। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो शिक्षा नीति, नतीजे और सवाल, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी इस चर्चा का हिस्सा है। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षाविद अभिषेक खरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे राजनीति से परे हो, क्योंकि सीधे तौर पर यह मध्य प्रदेश के छात्रों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। पंकज जी, क्या आप मानते हैं कि इस सरकार में एकेडमिक एटमॉस्फेयर तो जो था वो साल दर साल बिगड़ा है, और क्या सिर्फ शिक्षा विभाग को ही इसकी समीक्षा करनी चाहिए? निर्णय को देखेंगे जी, तो आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। बताइए। आज से मध्य प्रदेश में 6 वर्ष पूर्व जी बेस्ट ऑफ 5 की पद्धति लागू की गई। जी, जैसे आपको किन्हीं भी 5 विषयों जो जिनमें आपको हाई मार्क्स मिलेंगे, उनके आधार पर आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जी, प्रयोग के तौर पर विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर वो बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम लागू किया गया, और 6 साल का ही आप रिजल्ट की समीक्षा रिजल्ट तुलना तो उससे अच्छा के बाद सामने नजर आई कि गणित और जैसे 2 महत्वपूर्ण विषयों पर बच्चों ने ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि वो परीक्षा परिणाम को प्रभावित नहीं कर रहे। जिन विषयों में आपके नंबर सबसे कम होने, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट से बाहर होने थे। बेस्ट ऑफ 5 यानी जिन 5 विषयों में आपके उच्च अंक है, उन 5 विषयों के उत्तर आपको परिणाम घोषित, तो आपके अंक से आप परीक्षा पास कर गए। लेकिन जो मूल विषय थे गणित और अंग्रेजी के, जिनकी दैनंदिन जीवन में आवश्यकता है, आगे भी आवश्यकता है, उन विषयों को बेस्ट ऑफ 5 घोषित कर दिया गया। तो वो उस प्रयोग को सरकार ने परिणाम के तत्काल बाद लागू कर दिया है, और आगामी सत्र से बेस्ट ऑफ 5 नहीं होगा। अब के मूल्यांकन में गणित और अंग्रेजी के विषयों को भी सम्मिलित किया जाएगा, और नवीं इसी सत्र से 10वीं में 24-25 के अगले सत्र से ये लागू हो जाएगा, ये परिवर्तन किया है। और ये एक प्रयोग था मध्य प्रदेश में बच्चों की शिक्षा के स्तर को लेकर था। बाकी यदि हम चेक करें तो जो 55 से 8 साल का एजुकेशन का लेवल था, उससे चीजें बहुत बेहतर हुई है। साधन संसाधन की बात करें, ये स्कूल की बात करें, सारे स्कूल की बात करें, एक्सलेंस स्कूल की बात करें, मैं खुद अमित जी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं जी। तब से लेकर अब तक सरकारी स्कूल के साधन संसाधन, प्रयोगशाला, छात्र, पुस्तक, पाठ्यक्रम, तमाम सारे जो विषय हैं, और मूल विषय सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश का जो छात्र है वो भाषा के स्तर पर, क्योंकि हमारे भाषा की बहुत समस्या थी अमित जी, हमारा सबका हाथ कम होता है, पर भाषा के स्तर पर सरकार ने बहुत प्रयास किए, कोशिश करी है, पाठ्येतर गतिविधियों की बातचीत करी है, और उसके अलावा सरकार ने भाषा को सुधारने के लिए बड़े प्रयास किए हैं, और कहीं न कहीं एक जो प्रयोग था। लेकिन डॉक्टर राम पांडे जी, क्या मानते हैं कि ये जो बेस्ट ऑफ 5 का प्रयोग था, ये पूरी तरह से विफल साबित हुआ मध्य प्रदेश में, क्योंकि 42% बच्चे तो इस प्रयोग से फेल हो गए? जी, परिणाम बताता है कि जी, सारी जो बातें थी या सारे प्रयास थे वो सब जुमले थे। केवल 58% छात्र पास हुए हैं, और हम बेस्ट ऑफ 5 की कहें या किसी भी सब्जेक्ट की बात कहें, 10th तक जो एजुकेशन होती है एक बेसिक होती है, तो उस बेसिक एजुकेशन में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के टीचर होने चाहिए, और कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। यदि टीचर अच्छा है तो ना गणित टफ है, ना अंग्रेजी टफ है, ना विज्ञान टफ है, ना हिंदी टफ है। टीचर पढ़ाने वाला होना चाहिए। लेकिन 40,000 तो टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं, और बार बार बोला जाता है कि हमने नौकरियां दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उनको 40,000 पद खाली पड़े हैं, और 21,000 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें या तो कोई टीचर है नहीं, और है भी तो एक टीचर है। लैब नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, बिल्डिंग की कमी है, टॉयलेट नहीं है, कई तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे एक बीच में, उन्होंने क्या कहा, चतुर्वेदी जी ने, उनके पहले जो आपके बाइट में दिखा रहे थे कि 40,000
घोटाला है। आप उस पैसे को खा रहे हैं, इसलिए तो गुणवत्ता नहीं सुधर रही है, इसलिए तो बच्चे फेल हो रहे हैं। और फेल होना बोलना ये बड़ा साधारण सा लगता है। अब आप सोचिए कि 42% बच्चे हमारे अनपढ़ रह जाएंगे। मतलब 9th पास यदि आज के जमाने में कोई पढ़ाई करता है तो उसे लगभग अनपढ़ माना जाता है। कम से कम 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम इतनी तो पढ़ाई होनी चाहिए। 9th पास यदि बच्चा कभी यदि बिजनेस भी करेगा, कुछ भी करेगा, तो हर जगह उसे परेशानी आएगी। सपोज करो उसने कोई अपना धंधा पानी भी किया तो उसको जीएसटी समझने के लिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको टैली समझने के लिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है हम विश्व गुरु हैं, विश्व में डंका है, तो क्या 42% बच्चे फेल होने से हम कहीं विश्व में अपना डंका बजा सकते हैं? अब 42% बच्चे फेल हो रहे हैं, अनपढ़ हो रहे हैं, फिर उनको शिक्षा दी जाती है केवल एक आदमी के आप नारे लगाइए, उसके अलावा आप अपने आंख कान नाक सब बंद कर लीजिए और उनको एक अंधभक्ति की और अंधविश्वास की और उनको धकेल दिया जाता है। तो किसी भी हम देश की बात करें, आज जितने भी विकसित देश हैं, जो टॉप के हम 5 देश कहें, 10 कहें, 20 कहें, 50 कहें, उनमें शिक्षा का जो लेवल है वो कहीं बहुत ज्यादा है। तो जब तक हम शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बहुत बहाने करेंगी। नीति, नई शिक्षा नीति की कितनी घोषणाएं और हजारों करोड़ों रुपया विज्ञापन पर खर्च कर दिया कि हमने ये नई शिक्षा नीति लागू की है। अब नई शिक्षा नीति का आपके सामने परिणाम आ चुका है कि 42% छात्र फेल हो रहे हैं, उनका जीवन अंधकारमय कर दिया गया है। अभिषेक जी, जो 42% छात्र फेल हुए हैं, उनमें से अभिषेक जी 36% छात्र तो सिर्फ गणित विषय में फेल हुए हैं। एक औसत निकाला जाए तो 30% छात्र हर विषय में फेल हुआ है। तो क्या मानते हैं ये जो शिक्षा नीति का एक जो एक्सपेरिमेंट था, क्या इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई परेशानी हुई, गड़बड़ी कहां पर हो गई और ये परिणाम किस तरह से सामने आए? देखिए अमित जी कि हम जब न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी चीज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट आने में 3 से 5 साल लगभग लग जाते हैं, क्योंकि चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को समझना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक प्रोसेस में टाइम लगता है। वो तो होगा एक पार्ट। लेकिन जो मैं क्वालिटी, मध्य प्रदेश में जो एजुकेशन की क्वालिटी की प्रॉब्लम है वो एक रेगुलर प्रॉब्लम है, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मैं बात कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, क्योंकि लंबे समय से मैं देख रहा हूं, मैं पिछले 25-30 साल से लगातार इस पे नजर रखे हुए हूं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ है क्वालिटी की। देखिए, शिक्षकों की कमी हमेशा से रही है, वो दूर नहीं हो पाई है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है, अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो चुनाव की वजह से फरवरी में ही आपने परीक्षा ले ली, जबकि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो ये एक बड़ी परेशानी कि हमने छात्रों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर दी कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनको रिवीजन का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? वैसे ही मुश्किल से सिलेबस कंप्लीट होता है। तो एक ये परेशानी रही। दूसरी परेशानी मुझे लगती है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके ऊपर बहुत बोझ डाला गया है। रेगुलर शिक्षक जो होते हैं उनका कॉपी पढ़ाने का तरीका, कॉपी चेक करने का तरीका, मार्क्स देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो अतिथि शिक्षक होते हैं वो अलग ढंग से करते हैं सब कुछ। तो दो ये जो परेशानियां हैं, इनको तो दूर करना ही करना है। मेरे को समझ में अभी तक नहीं आता, इतनी सारी समय निकल गया है, हम आखिर भर्ती सरकार क्यों नहीं कर पाती पूरी तरह से? शिक्षकों की कमी क्यों है? यहां मैं आपको एक कोटेशन बताता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन है, एक वैज्ञानिक थे, उनका कोटेशन था कि किसी भी सरकार का सबसे बढ़िया निवेश उस राज्य के लिए, उस देश के लिए होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश ही उस देश को, उस राज्य को बहुत आगे ले जाता है। तो यहां मुझे लग रहा है कि देश में भी और प्रदेश में भी शिक्षा का जो बजट है, भले 40,000 करोड़ कर दिया गया, लेकिन सब अभी हुआ है। पिछले हम अगर कुछ समय पहले से देखें तो हमारी नींव उतनी बेहतर नहीं है। तो शिक्षा में हमारे मध्य प्रदेश में क्वालिटी की भी कमी है, शिक्षकों की भी कमी है। और आपको एक चीज बताऊं, स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी हमारे यहाँ ज्यादा है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। नेशनल लेवल पे हम सर्वे करेंगे तो मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों में ही है जहां स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दूसरे पे
आरोप एक अलग पार्ट है। मेरा सोचना है शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बहुत ज्यादा राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहिए। इस पे जेन्युइन तरीके से जो भी सरकार है उसे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने जो नौजवानों की नींव की बात कर रहे हैं, 10वीं है, 12वीं है, ये नौजवानों का बेस है। अगर हम यहाँ पे बेहतर नहीं कर पाएंगे, तब आप सोचिए 38% बच्चे अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आगे वो प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, MBBS करेंगे या नीट आपका इंजीनियरिंग करेंगे, तो वो कैसे बेहतर करेंगे? 38% यहाँ अभी बेस ही नहीं है उनका, मैथ्स का बेस नहीं है, इंग्लिश का बेस नहीं है, जो कि बेसिक सब्जेक्ट है। आपको आगे सफलता प्राप्त करना है तो ये सब्जेक्ट काम आएंगे, तो वहां परेशानी। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर जो मॉनिटरिंग की एक बहुत बड़ी कमी मुझे लग रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कर रहे हैं, उसे कवर अप करने के लिए जिसे रुक जाना नहीं योजना चला दी कि भाई आप भले फेल हो जाओ, आपको हम मौका दे देंगे ओपन स्कूल के माध्यम से, लेकिन वो कवर अप करने की जरूरत। मैं कह रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, बच्चों को बेहतर पढ़ाएंगे तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हम अच्छे क्वालिटी टीचर के साथ ये करेंगे, एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित तौर पे इसमें सफलता मिलेगी। यहां मेरा एक और चीज कहना है जिसे सरकार को लागू करना ही चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, मेन शिक्षा की सारे विषय पढ़ा देता है। तो मुझे जो सरकार ने कुछ समय पहले शुरू की थी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इन विषयों में टीचर को साल में एक बार उनसे एग्जाम लेना चाहिए और एक सर्टेन मार्क्स उनके आए तो ही उनको प्रमोशन, उनकी सैलरी हाइक और दूसरी चीजें देना चाहिए। तो ये स्कीम जरूरी है। अगर हम बच्चे को चेक कर रहे हैं तो टीचर को भी हमें चेक करना चाहिए वो अप टू द मार्क है कि मगर उसके पहले जो कमी है उसे हमें पूरा करना चाहिए। पंकज जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि एक नहीं बल्कि अनेक फैक्टर्स हैं, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा मध्य प्रदेश में, साथ ही जो शिक्षकों की कमी है जिसका डॉक्टर राम पांडे जी ने भी जिक्र किया, उसे पूरा करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षा और शिक्षा के सुधार जी ये सतत रूप से संवाद के विषय जी, और समय का आधार पर पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था हो, उसमें की बनी होती है। तब तो मैं खुद एक ऐसे काम जहाँ बच्चों से बात हूँ और प्रदेश में स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, प्रेरक पड़ता जो, और वहाँ को अनुभव किया कि एक ऐसा विषय जहाँ पर बहुत काम किया जाता है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं अमित जी तो बहुत सुधार है। लेकिन जैसा आपने सकते उनकी बात कि बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ परिणाम के लिए वो पढ़ाई की गुणवत्ता तो साक्षर और शिक्षित जी कि आप लिटरेट हो नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे विश्व में भी प्रतिस्पर्धा अंकों की और मार्क्स है वो बहुत उतना बहुत हद आपको के आगे रखा और बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय पर तो बहुत गंभीर चिंता क्या हो सकता है। महत्वपूर्ण जमाने में 58% नंबर बहुत कुछ होते थे और 60% बहुत कुछ होते थे, डिस्टिंक्शन के ऊपर पार को स्पर्श करने का। अभी आप 98 के आएंगे, आई एम नॉट अंग्रेजी एक तो आदि, तो बहुत सारे विषय जिन पर काम होना है। कई राष्ट्रीय शिक्षा ने चाहे केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, वो संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन के जो है ये उज्ज्वल भारत के, बुलंद भारत की एक पेश कर सकते, उसकी तैयारी है। डॉक्टर राम पांडे जी, जैसा कि पंकज चतुर्वेदी जी की आवाज फिलहाल स्पष्ट तो नहीं आ पा रही, पंकज जी एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहना यही है कि निश्चित तौर पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका असर पड़ता है। इस बात को लेकर पंकज जी आश्वस्त भी हैं कि इस बार परिणाम थोड़े बिगड़े हैं, लेकिन जब और विस्तार से इस शिक्षा की नीति को समझा जाएगा तो अगला जो सेशन होगा उसमें परिणाम जो है बेहतर होंगे। क्या आप मानते हैं ऐसा हो सकता है? नहीं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, और उसका विशेष कारण है भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव प्रचार के मोड में रहती है 24 घंटे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोग हमेशा प्रचार करते हैं। अब प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं, मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं, शिक्षा मंत्री प्रचार करते हैं, सारे मंत्री प्रचार करते हैं। तो जब प्रचार में ही लगे रहेंगे
तो आप कैसे ध्यान दे पाएंगे अपने शिक्षा विभाग पर? फिर प्रचार के साथ साथ जो शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, आप उन शिक्षकों को अपनी रैली में बुला लेते हैं, उन शिक्षकों को काम पर लगा देते हैं कि आपको भाजपा की रैली है, मोदी जी आ रहे हैं, शिवराज जी आ रहे हैं, आपको उसमें भीड़ लेकर आने हैं। तो जिन शिक्षकों को पढ़ाई पर लगाना है, उन शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा दिया जाता है। तो हर तरह से जो प्रचार का मोड़ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, केवल प्रचार सरकार होना चाहिए, चाहे हम विधायक खरीदें, मंत्री खरीदें, स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ रही हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा का स्तर बिगड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। बस प्रचार के माध्यम से, बड़ी बड़ी बातें करने के माध्यम से हमने लाख करोड़ खर्च कर दिया, 100 लाख करोड़ दे दिया, 20 लाख करोड़ दे दिया, 20 में डंका हो गया, ये हो गया, तो उससे क्या होता है, परिणाम बहुत प्रभावित होते हैं। और सब देखिए आप, ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड एक कॉलेज चल रहा है सबलगढ़ में करीब 8-10 साल से। उस कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, उस कॉलेज में टीचर नहीं है। आज भी आप जाएंगे तो वो कॉलेज आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी में उसका एफिलिएशन है, उसकी एग्जाम होती है, उसके रिजल्ट आते हैं, उसमें बच्चे पास भी होते हैं, ये उसमें बच्चे फेल भी होते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का आपने देखा होगा शिक्षा का स्तर क्या है। जब पटवारी भर्ती परीक्षा के जो टॉपर्स थे, उनसे पूछा नर्मदा नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, तो वो टॉपर्स जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो इतना भयानक तरीके से बिगड़ा हुआ है। 4 साल से नर्सिंग की परीक्षा ही नहीं हुई है, अभी तो फेल पास की चल रही है। अब आप बताइए कि 4 साल से 6 साल से नर्सिंग परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं हुई है, तो उनका भविष्य क्या होगा? इस तरह से अब राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तो रजिस्ट्रार वीसी फरार चल रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए के, और वो एक ही मानसिकता के लोग वहां बिठा दिए गए। तो शिक्षा का स्तर वर्तमान समय में इसलिए गिरता जा रहा है कि इस सरकार को चुनाव जीतना है, शिक्षा जाए भाड़ में, स्वास्थ्य जाए भाड़ में, हमें केवल चुनाव जीतना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, चंदे का धंधा करना पड़े। और शिक्षा में भी भ्रष्टाचार है, बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। कोरोना काल में आप सोचिए, एक बच्चे को पोषण आहार नहीं दिया गया, कोरोना काल में स्कूल बंद थे, लेकिन कागजों में ये दिखाया गया कि जब तक कोरोना काल था, जब तक कोरोना काल में कर्फ्यू लगा हुआ था, बाहर जाने की आजादी नहीं थी, लॉकडाउन थी, उस समय भी इन्होंने पोषण आहार घोटाला कर दिया। तो शिक्षा के जो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। जवाब दीजिए, क्या सिर्फ प्रचार पर ज्यादा फोकस हो गया इस बार, इस वजह से परिणाम सामने आए हैं? जी, डॉक्टर राम पांडे जी कह रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रचार पर फोकस हो गया, इस वजह से परिणाम सामने आया? पंकज जी आपसे सवाल है। पंकज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही, मेरा उत्तर आ रहा है आपको? जी जी आपकी आवाज मिल रही है जी, आपकी बात रखिए। मैं अमित जी आग्रह कर रहा हूँ कि प्रचार प्रसार, राजनीति, चुनाव एक अलग विषय है, बिल्कुल, और शिक्षण पद्धति और बच्चों का विषय एक अलग विषय है। और भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राजनीतिक आयोजन में, सरकारी आयोजन में कभी भी बच्चों को जहां उनकी आवश्यकता नहीं है और जहां आने से उनका लाभ नहीं है, यदि कांग्रेस का कहना है कि टीचर्स को ज्यादा ड्यूटी दे दी जाती है, जिस वजह से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं वो। देखिए अभी चुनाव चल रहा है अमित जी, तो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के भी जो कर्मचारी वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। यदि आप 143 करोड़ के देश में चुनाव कराएंगे तो आपको, और चुनाव में सरकारी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी लगती है, अभी प्राइवेट की तो प्रक्रिया नहीं है। और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को उनके पद और पद के आधार पर भिन्न दायित्व दिए जाते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव के निर्देश होते हैं, तो चुनाव के निर्देश का पालन तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो ये दीजिए कि क्या पहले कांग्रेस की सरकार से लोगों की ड्यूटी नहीं लगती थी? तो मुझे लगता है कि ये अलग विषय। और चुनाव तो हर बार तो चुनाव नहीं है। अब चुनाव 23 के विधानसभा हो गए, 24 के लोकसभा, तो 5 साल बाद चुनाव होंगे। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि जो चुनाव की ड्यूटी जैसा विषय है, वो चुनाव की ड्यूटी का विषय तो प्रसाद की व्यवस्था है, देश के संविधान के तहत चुनाव को शक्तियां प्राप्त हो, उसका पालन करता है। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया होती है, भले ही शिक्षकों की ड्यूटी उसमें लगाई जाती है, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि इससे फर्क तो पड़ता है शिक्षा पर? बच्चों को पढ़ाने शिक्षक नहीं जा पाते हैं, इतना ड्यूटी से, जैसे कि संविदा शिक्षक, उन पर 2-3 काम और लाद दिए जाते हैं। तो क्या अब व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है? या तो भर्तियों को फुल किया जाए, जहां मैन पावर कम है वहां पर बढ़ाया जाए, इसके अलावा और किस तरह के स्टेप्स अब लेने चाहिए शासन प्रशासन को कि अगला जो परिणाम है वो इससे बेहतर हो?
देखिए अमित जी, बहुत सीधी सी बात है कि मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे विभाग हैं जिनमें इनमें लगे हुए कर्मचारियों को किसी भी दूसरे तरह के कार्यों में संलग्न किया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फुल टाइम वाले काम है और इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर की। उसमें कमी आएगी तो रिजल्ट में भी कमी आ जाएगी, तो इनको दूर रखना चाहिए। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत लंबे समय से लगती है कि आखिर हम जिम्मेदारी, जब हम सरकार पे हर बार जिम्मेदारी देते हैं तो साथ में ये आवश्यक है कि जो प्रिंसिपल और टीचर डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, हम उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। हम अगर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं तो हम उन्हें ऑप्शन दें कि हम आपकी सैलरी हाइक करेंगे, हम आपका ट्रांसफर आपके चाहे जगह में कर देंगे, कैश प्राइज दे देंगे। उसी तरह से खराब रिजल्ट आने पे भी हम उनसे पनिश करें, वो भले छोटा जो भी सरकार अपने लेवल पे चेंज करके लाए, क्योंकि देखिए जब तक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे हम, तब तक हम इस व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, वो होती रहेगी, वो हो, लेकिन मुझे लगता है जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जिन लोगों का, उन्हें इस चीज को देखना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा के लोगों को किसी भी कामों से दूर रखा जाए, ऐसा वो संशोधन ला सकते हैं, ऐसा वो चेंज कर सकते हैं, तो वो जरूरी। अच्छा, एक चीज और जो मुझे हमेशा से लगती है वो ये है कि स्कूल स्तर पे छात्रों के लिए हमारे यहाँ, विशेष तौर पे मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसकी भी कमी है। इसमें भी क्या होता है, कई बार जो स्कूल में विषय अवेलेबल होता है वो शिक्षक बोल देते हैं कि बेटा यही विषय ले लो क्योंकि यही अवेलेबल है। तो मुझे लगता है वहां भी हमें प्रॉपर तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट की जरूरत है, जब हम बच्चे का चयन सही विषय में जहां उसका एप्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग कर सकें। तो उस क्षेत्र में भी थोड़ा सा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे मिसिंग लगती है, सरकारी स्तर पे आपने सीएम राइज स्कूल बना दिए, एक्सीलेंस स्कूल बना दिए, लेकिन मॉनिटरिंग का क्या? अगर हम 6-6 महीने में रिपोर्ट, हम बजट साल में एक बार दे सकते हैं, तो हम एजुकेशन की मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्यों नहीं 6-6 महीने में दे सकते हैं? हम हर 6 महीने में एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट दें कि अब ये चेंज हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ। हम बच्चे से फीडबैक क्यों नहीं ले रहे हैं शिक्षक का? वो भी हम लें, क्योंकि जब शिक्षक बच्चे का दे रहा है तो हम बच्चे से शिक्षक का लें, शिक्षक की हम परीक्षा लें कि वो अपने विषय में किस स्तर पर चल रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें जिसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा राजनीति भी इन्वॉल्व नहीं होगी और हमें रिजल्ट में भी सुधार मिलेगा। तो मैं प्रैक्टिकल बात करूं, ये सब चीजें होना चाहिए, तभी हम रिजल्ट बेहतर पा पाएंगे। और बच्चों के, चूंकि देखिए यहां अगर हम उसका भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, 10वीं 12वीं में हम उसको बेहतर बेस नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो अच्छी चीज, अच्छे जॉब और प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। जो भी बात चल रही है देश में, और ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट होता है जब 10वीं में बच्चा जाता है, उसके बाद आने वाले साल में एक नए विषय का चयन करता है और उसके बाद जो उसका करियर है वो निर्धारित होता है। बना पाएंगे तो निश्चित तौर पे हम आगे भी परेशानी में रहेंगे। बिल्कुल, उद्देश्य यही कि परिणाम बेहतर हो, बच्चे शिक्षा के साथ और भी जो बुनियादी चीजें हैं उसकी भी तालीम हासिल कर सके। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।